हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1857 की क्रांति अर्थात 1857 के महाविद्रोह के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में दलितों की भागीदारी अर्थात 1857 की क्रांति में दलितों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा किया। आज इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य एवं गौण कारण पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले 1857 की क्रांति की असफलता पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्रांति को असफल क्यों माना गया। प्रथम दृष्टया क्रांति को असफल क्यों माना गया? तो इसका एक उत्तर यह है कि क्रांति तात्कालिक उद्देश्य के तौर पर तो असफल रही, क्योंकि भारतीय अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना चाहते थे, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि क्रांति असफल रही। अब क्रांति की असफलता से संबंधित मुख्य कारण एवं गौण कारण उभर कर आते हैं। मित्रों, क्रांति की असफलता के मुख्य कारण के रूप में प्रमुख बिंदु हैं नेतृत्व, संगठन, सहभागिता, संसाधन, परिस्थितियां एवं उद्देश्य। मुख्य कारण के तौर पर सबसे पहले जो बिंदु आता है नेतृत्व। नेतृत्व से मतलब है यहां पर केंद्रीय नेतृत्व व क्षेत्रीय नेतृत्व। केंद्रीय नेतृत्व व क्षेत्रीय नेतृत्व में क्या कमी रह गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति असफल साबित हुई। केंद्रीय नेतृत्व में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ क्रांति के मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में बहादुर शाह जफर खड़े हैं और दूसरी तरफ लॉर्ड कैनिंग। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीयों का रहा वह कमजोर साबित हुआ, जबकि अंग्रेजों का केंद्रीय नेतृत्व यह मजबूत साबित हुआ। बहादुर शाह सेकंड जफर 82 वर्ष के वृद्ध कमजोर मुगल बादशाह साबित हुए और इनमें कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थता जाहिर होती है। दूसरी तरफ लॉर्ड कैनिंग 44 वर्ष के युवा जोश वाले सशक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल थे और इन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान कर क्रांति को दबाने में सफलता प्राप्त की। तो एक तरह से यहां पर हम देखते हैं कि तुलनात्मक क्या रहा है
नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के तौर पर बहादुर शाह सेकंड जफर व लॉर्ड कैनिंग में तुलनात्मक में कौन ज्यादा सशक्त साबित हुआ, कौन कमजोर साबित हुआ। मित्रों, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रीय नेतृत्व की भी बात यहां पर की जाती है। तो केंद्रीय नेतृत्व व क्षेत्रीय नेतृत्व, और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि क्षेत्रीय नेतृत्व भारतीयों का कहां कमजोर रहा और अंग्रेजों का क्षेत्रीय नेतृत्व कहां पर सबल रहा, सशक्त रहा। क्षेत्रीय नेतृत्व में आप देखें, एक तरफ विभिन्न विद्रोह केंद्र के नेता या नायक आते हैं और दूसरी तरफ प्रमुख अंग्रेज गवर्नर जनरल आते हैं। तो यहां पर क्षेत्रीय नेतृत्व में जैसे कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब धोधूपंत, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह। ये क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता थे जो क्रांति के नायक के रूप में उभर कर आए। इनमें आपसी तालमेल व रणनीतिक एकरूपता का अभाव था। इनमें आपसी तालमेल व रणनीतिक एकता का अभाव था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हडसन, हैवलॉक, आयर, यूरोज, कैंपबेल जैसे अंग्रेज सेना नायकों में आपसी तालमेल व रणनीतिक एकता कायम रही, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज क्रांति को दबाने में असफल रहे, जबकि वहीं पर क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता क्रांति को सफल नहीं बना सके। अर्थात नेतृत्व की कमी ही उन्हें असफलता की तरफ ले गई। इसके बाद हम संगठन की अगर हम बात करें तो भारतीय क्रांतिकारियों एवं अंग्रेजों के संगठन में किसके संगठन में कमी रही और कौन अच्छे संगठन को अंजाम दे सका। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि संगठन के तौर पर तुलनात्मक बात की जाए तो भारतीय लोग अंग्रेजों के समक्ष टिक नहीं सके और क्रांति असफल साबित हुई। संगठन में देखें तो अव्यवस्थित संगठन, भारतीयों के पक्ष में अव्यवस्थित संगठन, जबकि अंग्रेजों के पक्ष में व्यवस्थित संगठन।
अंग्रेजों के पक्ष में व्यवस्थित संगठन और यहां पर भारतीयों में अनुभव की कमी, भारतीय विद्रोहियों में अनुभव की कमी, और यहां पर अंग्रेज सेना नायकों की अगर हम बात करें तो दक्ष एवं अनुभवी सेना नायक व सशक्त संगठन, सशक्त संगठन। इसके बाद अगर हम सहभागिता के तौर पर बात करें तो भारतीयों की सहभागिता और अंग्रेजों की सहभागिता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। भारतीय सहभागिता में अगर हम देखें तो सभी को जोड़ा नहीं जा सका। सहभागिता भारतीय क्रांतिकारी सभी वर्ग को जोड़ ना सके। यहां पर जमींदार और शिक्षित वर्ग अंग्रेजों के पक्ष में रहे। अंग्रेजों के पक्ष में रहे, जैसे कि ग्वालियर के दिनकर राव, हैदराबाद का सालार जंग, भोपाल की बेगम, नेपाल का जंग बहादुर आदि अंग्रेजों के पक्ष में रहे। जबकि भारतीय जो क्रांतिकारी थे वे जन समर्थन तो प्राप्त किए, किंतु जो एक लड़ाकू समुदाय था, सिख सेना, गोरखा रेजिमेंट, वे अंग्रेजों के पक्ष में रहे। इसके बाद हम संसाधन की अगर बात करें तुलनात्मक ढंग से, तो भारतीयों के पक्ष में संसाधनों की कमी देखने को मिलती है और ये परंपरागत संसाधनों पर और सीमित संसाधनों से अंग्रेजों से, फिरंगियों से निपट रहे थे, उनसे टक्कर ले रहे थे। संचार माध्यम की कमी भी रही भारतीयों में, और उधर अंग्रेजों के पास पर्याप्त संसाधन थे। आधुनिक एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल वे कर रहे थे। डाक, तार, रेलवे जैसी उन्नत संचार व्यवस्था अंग्रेजों के पक्ष में मौजूद थी। संसाधन के तौर पे अगर देख लें तो इसे हम यूं नोट कर सकते हैं, संसाधन भारतीयों के पक्ष में और अंग्रेजों के पक्ष में। संसाधन, भारतीयों के पास सीमित संसाधन, भारतीयों के पास सीमित संसाधन, और अंग्रेजों के पास प्रचुर संसाधन उपलब्ध। यहां फिरंगियों से निपटने के लिए पारंपरिक
संसाधन, हथियार आदि मौजूद। यहां पर अंग्रेजों के पास एनफील्ड राइफल जैसे आधुनिक हथियार मौजूद थे। डाक, तार, रेलवे जैसे आधुनिक संसाधन अंग्रेजों के पक्ष में थे, जबकि भारतीयों के पास संचार व्यवस्था का अभाव था। संचार व्यवस्था का अभाव। तो मित्रों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नेतृत्व, संगठन, सहभागिता और संसाधन, ये तुलनात्मक रूप में भारतीयों के पक्ष में कमी और अंग्रेजों के पक्ष में इनकी प्रचुरता देखने को मिलती है। और अगले मुख्य कारण के रूप में परिस्थितियां व उद्देश्य, इसे तुलनात्मक ढंग से इस तरह लिखेंगे। परिस्थितियां भारतीयों के समक्ष क्या परिस्थितियां थीं और अंग्रेजों के समक्ष क्या परिस्थितियां थीं। भारतीयों को तात्कालिक युद्ध का अनुभव नहीं था। भारतीयों को तात्कालिक युद्ध का अनुभव नहीं था। और जबकि अंग्रेज क्रीमिया के युद्ध में रूस को पराजित कर चुके थे तथा अंग्रेज अफीम युद्ध में चीनियों को भी हरा चुके थे। दोनों बातें यहां पर नोटेट करना जरूरी है। अंग्रेज क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेज अफीम युद्ध में चीन को भी परास्त कर चुके थे। और व्यवस्था के खिलाफ युद्ध था। 1857 का जो महाविद्रोह था, यह भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध अर्थात व्यवस्था के खिलाफ, कह सकते हैं भारतीयों द्वारा व्यवस्था के खिलाफ युद्ध। जबकि
अंग्रेज व्यवस्था के पक्ष में लड़ रहे थे, व्यवस्था के पक्ष में। लड़ना। मित्रों, अगले प्रमुख उद्देश्य माने प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो उद्देश्य को हम तुलनात्मक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। उद्देश्य, भारतीयों का क्या उद्देश्य था और अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, कौन कितना अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका और कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ। भारतीयों के अनेकात्मक उद्देश्य थे, अनेकात्मक उद्देश्य, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें असफलता का रास्ता देखना पड़ा और इधर एकात्मक उद्देश्य था अंग्रेजों का। यहां पर नेतृत्वकर्ताओं के, क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं के अलग अलग उद्देश्य थे। नेतृत्वकर्ताओं के अलग अलग उद्देश्य। इसे हम इस तरह व्याख्यायित कर सकते हैं कि नाना साहब अपनी पेंशन व पेशवा पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार के लिए लड़ रही थीं। बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर की नवाबी के लिए लड़ रही थीं। इन नेतृत्वकर्ताओं के अपने अलग अलग उद्देश्य थे, जबकि अंग्रेजों के अपने एक उद्देश्य थे, अर्थात अंग्रेज क्रांति का दमन करना एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रहे थे। क्रांति का दमन, क्रांति का दमन एकमात्र उद्देश्य। इस तरह से हम मुख्य कारण को तुलनात्मक ढंग से रेखांकित कर सकते हैं और फिर इसके बाद गौण कारण में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि क्रांति का जो विस्तार था वह सीमित क्षेत्र में था। क्रांति की सघनता केवल उत्तर भारत व मध्य भारत तक सीमित थी, उत्तर भारत व मध्य भारत तक सीमित। और क्रांति की जो तिथि निश्चित थी वह 31 मई 1857 थी। क्रांति अपने निश्चित समय से पहले ही शुरू हो गई, अर्थात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति का श्री गणेश हो गया। यदि क्रांति अपने नियत समय पर शुरू हुई होती तो इसके परिणाम कुछ और होते। मित्रों, शिक्षित वर्ग की उदासीनता भी असफलता के गौण कारण के रूप में रेखांकित की जाती है और राष्ट्रीय भावना की कमी 1857 की क्रांति के समय क्षेत्रवाद प्रभावी रहा, राष्ट्रीय भावना की कमी थी। इस प्रकार तात्कालिक लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना संभव ना हो सका और विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया।
इस तरह मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति, असफलता के मुख्य एवं गौण कारण पर तुलनात्मक ढंग से चर्चा किया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति के परिणाम व प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, 1857 की क्रांति पर अभी तक कुल 11 वीडियो आ चुके हैं। ऐसे प्रतियोगी छात्र विद्यार्थी जो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वे वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक देखेंगे और फिर उन्हें यदि अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और नए विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए यह मैं कहूंगा कि वे वीडियो को देखें, समझें, कमेंट्स करें, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल स्टडी विद राजवंत को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में, समूह में व मित्रों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।